हेलो हाय हाउ आर यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं डॉक्टर रेखा आपकी बॉटनी एजुकेटर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपकी बॉटनी की वन शॉट सीरीज से, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं आपके 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से। एंड भैया जिसने ये वन शॉट देख लिया उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है ये। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगी, सब कुछ कवर करेंगे और वो भी बहुत ही कम टाइम में। समझ गए क्या? अब शुरुआत कर सकते हैं? आप बोलोगे यस मैम शुरुआत कर सकते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड भाई सुनो सुनो सुनो, मैं आपको बता देती हूं कि इस वन शॉट में जो भी कुछ मैं आपको पढ़ाने वाली हूं उसके नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं पीडब्ल्यू ऐप पे। एंड नोट्स ही नहीं, उसके साथ साथ आपको डीपीपी भी मिलने वाली है आपकी पीडब्ल्यू ऐप पे ही। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाइए एंड नोट्स और डीपीपी को ले लीजिए। बट पढ़ के तो जाना, पहले पढ़ तो लो आराम से शांति से, तभी तो नोट्स लोगे, तभी तो डीपीपी लगाओगे ना। चलो अब ध्यान इधर होना चाहिए सब बच्चों का। हम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। एंड इतनी सुंदर शुरुआत, इतनी अच्छी शुरुआत कैसे हो सकती है यार। ओ माय गॉड, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स पिंक कलर के। एंड मैं तुम्हें बता दूं क्या, ये मेरे गार्डन के ही है, ये मेरी फोटोग्राफी है भाई, मैंने खुद खींचा है इन फ्लावर्स का ये फोटो। बहुत सुंदर लग रहा है ना, बताओ। तो भैया इन फ्लावर्स के अंदर ही हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मुझे सब बच्चे बताएंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स का एक और नाम होता है। एंड वो नाम क्या होता है बताओ जल्दी से। आप बोलोगे मैम 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 फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर को बोल दूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। पेपर वाला तुमसे फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे या एंजियोस्पर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, बात एक ही है ना। आप बोलोगे इसमें एक ही है। अब भाई जो ये फ्लावर है जिसके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, ये फ्लावर क्या है? आप बोलोगे मैम फ्लावर फ्लावर है। अरे फ्लावर फ्लावर तो है भैया, लेकिन एक प्लांट के अंदर तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? इसी के अंदर तो पूरा माजरा है, इसी के अंदर के पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ना है, उनमें हमें मेल और फीमेल गैमेट बनाने हैं, फिर हमें उनका फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कराना है। वही तो कहलाएगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए? आप बोलोगे यस मैम। शुरुआत करें जल्दी से फ्लावर के पार्ट्स पढ़ने की? आप बोलोगे यस मैम। तो इधर डायग्राम में झांकिएगा। जब आप इधर डायग्राम में झांकेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा भैया ये एक मोटू मोटू सा स्ट्रक्चर। क्या देखने को मिल रहा है? एक मोटू मोटू सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये रहा मोटू मोटू सा स्ट्रक्चर। इस मोटू मोटू से स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? इस मोटू से स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम थैलेमस। ठीक है। एंड इसके नीचे क्या होती है? इस तरीके की एक डंडी बोलते हो ना आप आम भाषा में, फ्लावर के नीचे, है ना, जिसको तुम ऐसे पकड़ते हो, ऐसे रोज को लेके घूमते हो। ओ माय गॉड, जिस डंडी को तुमने पकड़ रखा है उस डंडी को हम क्या बोलते हैं? उस डंडी को हम स्टॉक या फिर पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक बोल देते हैं या फिर पेडिसल बोल देते हैं। एंड यहां आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक ग्लास बोल सकते हो आप, एक कटोरा बोल सकते हो, कटोरे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? इसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। रिसेप्टिकल। अब इसका काम क्या है थैलेमस का? है ना, गिलास जैसा दिख रहा है, कटोरे जैसा दिख रहा है, ये क्या करेगा भैया? जितने भी फ्लावर के पार्ट्स होंगे, जितने कितने 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, उन चारों पार्ट्स को कौन अपने अंदर होल्ड करके रखेगा? ये कटोरा, ये थैलेमस ही होल्ड करके रखेगा। दोनों पार्ट्स के नाम याद हो गए? आप बोलोगे यस मैम याद हो गए। अब आप आगे चलेंगे तो आपको क्या दिखेगा भैया? फ्लावर का पहला पार्ट दिखेगा जिसका हम नाम रखते हैं केलेक्स। क्या नाम रखते हैं? केलेक्स। ये जो केलेक्स है भैया, ये क्या होगा? ऐसे सर्कल में प्रेजेंट होगा। कैसा होता है? ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, जैसे आप यहां 2 पत्तियों को देख भी पा रहे होंगे। ये देखिए,
पा रहे हो? आप बोलोगे यस मैम देख पा रहे हैं। इसके सर्कल को बेटा हम क्या बोलते हैं? केलेक्स बोलते हैं। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करते हैं तो इसके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। उसके बाद हम आगे चले एक फ्लावर के सेकंड पार्ट पे, जो क्या होता है? सुंदर सुंदर पंखुड़ियों का एक सर्कल होता है ऐसे, ठीक है। सुंदर सुंदर पंखुड़ियां जैसे आपको यहां दिखाई दे रही हैं, येलो येलो से, ग्रीन ग्रीन से कलर की दिखाई दे रही है, पिंक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसके पूरे सर्कल को बेटा हम बोलते हैं करोला। एंड इसके इंडिविजुअल मेंबर्स को, एक एक मेंबर को हम क्या बोलते हैं भाई? पेटल बोलते हैं। उसके बाद आए हम तीसरे पार्ट पे फ्लावर के, जिसका नाम रहने वाला है एंड्रोशियम। एंड ये एंड्रोशियम क्या होता है बेटा? आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फ्लावर के अंदर। इसके अंदर क्या बनते हैं? मेल गैमेट्स बनते हैं। पूरे सर्कल को, एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पूरे सर्कल को बोला जाता है एंड्रोशियम। एंड इसके जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है स्टेमन। जैसे आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे स्टेमन। एंड इनके पूरे सर्कल को, पूरे गुच्छे को हम क्या बोलेंगे भैया? पूरे गुच्छे को बोलेंगे एंड्रोशियम। उसके बाद आई फोर्थ पार्ट की बारी। फोर्थ पार्ट का नाम क्या रहने वाला है? गाइनोशियम। और गाइनोशियम बेटा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम? कार्पेल या पिस्टल। जब पूरा सर्कल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का तो उसको क्या बोला? गाइनोशियम। उसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला? कार्पेल या पिस्टल बोला। जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। कैसे देख पा रहे होंगे? अभी देख पा रहे होंगे, अभी दिखा देती हूं, अभी दिखा देती हूं। ये देखिए, इसमें आपने देखा, क्या देखा भैया? ये देखिए ना, आपके सामने है। ये देखा आपने, ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके पूरे सर्कल को, जब ये कई सारे प्रेजेंट है तो हम गाइनोशियम बोलेंगे, इस अकेले को हम क्या बोलेंगे? कार्पेल या पिस्टल बोलेंगे। समझ गए? अब क्या होता है बेटा, कई सिचुएशंस के अंदर आपका जो केलेक्स एंड कोरोला है, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर की पत्तियों का जो सर्कल केलेक्स है और कलरफुल पत्तियों का सर्कल जो कोरोला है, वो आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं मिला के। अच्छा, अगर हम केलेक्स और कोरोला की बात ना करके इनके मेंबर्स का नाम लें कि भैया केलेक्स के मेंबर सेपल्स हैं, कोरोला के मेंबर पेटल्स हैं, अगर हम बोले कि सेपल और पेटल फ्यूज हैं तो उसको हम बोलते हैं कि भैया टेपल्स हैं ये, ठीक है, इकट्ठा नाम दे देते हैं टेपल का। अब हम क्या करेंगे भाई? आपका जो ये पूरा चैप्टर है बेटा, इसको हम 3 इवेंट्स में बांट के पढ़ने वाले हैं। एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एक फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए, अगर हमें फर्टिलाइजेशन करानी है तो फर्टिलाइजेशन कराने से पहले क्या करना होगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट को बनाना होगा, उनको पास पास लाना होगा, मतलब उनमें पॉलिनेशन करानी होगी, तभी तो हम फर्टिलाइजेशन करा पाएंगे। एंड फिर हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने से, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से। एंड सबसे पहले उठा लाते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसका नाम क्या रहने वाला है? स्टेमन रहने वाला है। अब स्टेमन के अंदर होती हैं बेटा 2 चीजें। स्टेमन के अंदर क्या होता है? 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, मेनली 2 पार्ट्स। एक तो ऊपर ये देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया? एंथर बोलेंगे। ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, 2 लोब प्रेजेंट है इसके अंदर। और नीचे क्या होती है? एक लंबी सी डंडी होती है जिसे हम स्टॉक या फिलामेंट बोलते हैं। समझ गए? आप बोलोगे यस मैम समझ गए। क्या हुआ भैया? एंथर हुआ एंड फिलामेंट हुआ। अब ये जो आपका फिलामेंट है बेटा, इसका ये प्रोक्सिमल एंड, ये एंड क्या हो सकता है भैया? अलग अलग चीजों से अटैच हो सकता है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स से अटैच हो सकता है। अगर ये थैलेमस से अटैच है तो भाई हमें भी पता है थैलेमस से अटैच होगा तो नॉर्मली कंडीशन है, थैलेमस में तो सारे पार्ट्स होते ही हैं।
अटैच तो होगा, बट कई बार क्या होता है बेटा, ये पेटल्स कलरफुल पंखुड़ियों से भी अटैच हो जाता है, जिसे हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये टेपल से भी अटैच हो जाता है। टेपल क्या थी भाई, जब सेपल और पेटल फ्यूज हो जाती हैं तो उनको मिला के हम टेपल बोलते हैं, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या तो एपीटेपलस कंडीशन या फिर एपीफाइलस कंडीशन हम इसको बोल देते हैं। आगे हम क्या करेंगे, जो आपका एंथर था बेटा, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसका हम क्या पढ़ेंगे, डिटेल में थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड जब डिटेल में देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। ये ऐसा कब दिखता है, जब हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे बीचों बीच से काट देंगे, बीचों बीच से काट के हम उसके अंदर ऐसे झांकेंगे। तो मतलब क्या कर रहे हो आप, इसमें झांक रहे हो, जैसे ही आप झांकोगे आपको उसमें क्या दिखाई देगा, उसमें आपको बेटा 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा, उसमें आपको 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। इस तरीके से आपको इसमें 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ एंथर कैसा स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे मैम एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 लोब होती हैं। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने आपको क्या दिखाया कि भैया जब आप इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में झांकते हो तो आपको 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। एंड ये 4 चैम्बर कैसे प्रेजेंट हैं भाई, 2 तो एक लोब में प्रेजेंट हैं एंड 2 एक लोब में प्रेजेंट हैं। एक लोब इधर वाली, एक लोब इधर वाली। एक लोब में ये 2 चैम्बर प्रेजेंट है, एक लोब में ये 2 चैम्बर प्रेजेंट है। अब बारी आई, इन चैम्बर्स को हम बोलते क्या है, इन चैम्बर्स को बोलते हैं हम थीका। तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक लोब के अंदर कितने थीका हैं, 2 थीका हैं। इसीलिए हम बोल देंगे कि जो एंथर है वो डाईथीकस होता है। तो एक तो क्या हुआ, एंथर बाइलोब्ड हुआ, एक हम बोलेंगे एंथर डाईथीकस हुआ। और दूसरी बात, जब हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं, कौन से स्ट्रक्चर को, ओवरऑल इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, टेट्रागोनल दिखाई दे रहा है। तो हम साथ में क्या बोल देंगे कि भाई जो एंथर है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो चैम्बर्स हैं बेटा, जिनको हमने थीका बोला है, इनके बारे में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि भाई जब आपका एंथर बहुत यंग होता है, क्या होता है, जब आपका एंथर यंग होता है, क्या होता है, बोलो दोबारा से जोर जोर से, एंथर जब यंग होता है, एंथर क्या होगा, एंथर जब यंग होगा तो उस समय पे उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। वो स्पोरोजिनस टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है, इन 4 चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनना, एंथर यंग है, उसके अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, चारों चैम्बर्स के अंदर प्रेजेंट है। इन चैम्बर्स को हम उस समय पे थीका नाम देते हैं। समझ गए, आप बोलोगे मैम समझ गए। अब क्या होता है, समय के साथ बेटा ये एंथर मैच्योर होना शुरू होता है एंड इसके अंदर अब स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बन चुके होते हैं, माइक्रोस्पोर्स बन चुके होते हैं। तो उस समय पे हम इस थीका को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलना शुरू कर देते हैं इन चारों चैम्बर्स को। फिर क्या होता है, इन माइक्रोस्पोर्स से समय के साथ पॉलन ग्रेन्स बन जाती हैं। ठीक है, मतलब एंथर जब मैच्योर होता है तो फाइनली क्या हो जाता है, उसके अंदर पॉलन ग्रेन बनती है। एंथर मैच्योर हो गया। अब हम इन माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या बोलना शुरू कर देंगे, पॉलन सेक बोलना शुरू कर देते हैं। बेटा जो ये चारों चैम्बर हैं, इन चारों चैम्बर के ये तीनों नाम हैं, थीका भी, माइक्रोस्पोरेंजियम भी, पॉलन सेक भी। कब कब, जब एंथर यंग है, उसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है तो उसको थीका बोलेंगे। जब एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, तब हम इन चैम्बर्स को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलना शुरू कर देंगे। एंड जब एंथर मैच्योर हो गया है और माइक्रोस्पोर से अब पॉलन ग्रेन बन गई है, तो हम इन जो ये चैम्बर्स हैं इनको पॉलन सेक बोलना शुरू कर देंगे। एंड बेटा जो ये पॉलन ग्रेन्स बन गई हैं फाइनली, ये पॉलन ग्रेन्स क्या कहलाती हैं, आपका मेल गैमेटोफाइट कहलाती हैं। समझेंगे इसके बारे में भी, ये पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स नहीं बनी है, इस गलतफहमी में मत रहना। आगे चलेंगे भाई, ये जो आपका एंथर है, ठीक है, अब इस एंथर के अंदर आपको पता चल गया कि इन चारों चैम्बर्स के अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर,
ठीक है, एंड इसके अंदर इन चारों चैम्बर्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स बननी है, पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट बनने हैं। तो ये बहुत ही जरूरी स्ट्रक्चर है, मतलब इनको क्या करना होगा, बहुत प्रोटेक्ट करके रखना होगा, मतलब इनके चारों तरफ बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो भाई हम उन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में। आप लोग देखेंगे कि भाई सबसे पहले आपको बाहर क्या दिखाई देती है, एपिडर्मिस नाम की लेयर दिखाई देती है। सबसे पहले आप बाहर देखेंगे, सबसे पहले इस एंथर के बाहर आपको क्या दिखाई देगी, एपिडर्मिस की लेयर दिखाई देगी। ठीक है, आप बोलोगे यस मैम। सेकंड नंबर पे आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगी, एंडोथीशियम की लेयर दिखाई देगी। उसके बाद तीसरी आपको क्या दिखाई देगी, मिडल लेयर्स दिखाई देंगी। एंड ये तीनों मिलके क्या करती हैं, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। एंड जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो उसको फटने में, डिहाइसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। ठीक है, अब बची एक चौथी लेयर जो इन माइक्रोस्पोरेंजियम या आप बोल सकते हो थीका, इनको चारों तरफ से सराउंड करके रखती है, उसको हम बोलते हैं टपीटम की लेयर। और वो क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। जो पॉलन ग्रेन्स इन चैम्बर्स के अंदर बनने वाली हैं, इनको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। आप लोग इधर देखेंगे, इधर जब देखेंगे तो बाहर वाली कौन सी बताई मैम ने, एपिडर्मिस। अंदर वाली कौन सी बताई, एंडोथीशियम। उसके बाद क्या बताई, मिडल लेयर्स बताई। एंड उसके बाद क्या बताई मैम ने आपको, एक टपीटम की लेयर बताई। एंड टपीटम की लेयर के अंदर यहां क्या है, ये चैम्बर्स प्रेजेंट है, पूरे में होते हैं बेटा, ये मैंने आपको एक हिस्से का बता दिया है। अब कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है बीच में, इसको भी बता दीजिएगा। एंड ये पेपर के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलेंगे, हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू है, कहां भैया, ये जो चारों चैम्बर हैं, इनके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसकी हर एक सेल क्या कहलाती है बेटा, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाना शुरू कर देती है। ये हमने एक सेल उठा ली है, ठीक है, सारी सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है ना, सारी सेल्स ऐसा करती हैं। मैं आपको एक का करके दिखाऊंगी। क्या होता है भैया, जो एक सेल है वो पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की कहलाती है, उसकी तरह बिहेव करती है। ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। एंड मियोसिस के बाद इस एक सेल से 4 सेल बन जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल देते हैं। एंड ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स बने हैं, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना है, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। एंड भाई जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये माइक्रोस्पोर्स बने हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को ही तो बेटा हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। समझे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। समझ गए, आप बोलोगे यस मैम। अब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं और पॉलन ग्रेन्स में बदल जाते हैं। अब आप एक बात बताइए यार, एक सेल से जब 4 पॉलन ग्रेन बन रही हैं, 4 चैम्बर्स के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है, उसकी हर सेल से अगर 4 पॉलन ग्रेन बनने लगेंगी, तो भाई क्या होगा, एक एंथर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनेंगी। आप बोलोगे यस मैम, बिल्कुल बनेंगी। अरे कहां गया, ये रहा, थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन बनेंगी। आगे चलेंगे, अब हम बात करते हैं कि भाई जो हमने ये पॉलन ग्रेन्स यहां बना ली, ये जो पॉलन ग्रेन्स हमने यहां बना ली, इन पॉलन ग्रेन्स का बेटा हम क्या नाम रखते हैं, इनको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। कोई भी बच्चा पॉलन ग्रेन्स को मेल गैमेट्स समझने की गलती ना करे। मेल गैमेट्स अभी इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर बनेंगे, इनको हम अभी मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब एक पॉलन ग्रेन दिखती कैसे है भाई, एक पॉलन ग्रेन कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, शेप में कैसी होगी, स्फेरिकल होगी, आपके सामने है। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप बोल सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। एंड
एंड सेल वॉल भी होती है, बट वो सेल वॉल भी कैसी है, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब आपको इसमें 3 लेयर दिखानी पड़ेंगी। एंड जब आप देखेंगे सबसे बाहर आपको ये क्या दिखाई दे रही है, सबसे बाहर वाली लेयर होती है बेटा एक्साइन। उसके अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट कलर की आपको दिखाई दी, ये क्या होती है बेटा, ये होती है इंटाइन। इंटाइन और ये एक्साइन एंड इंटाइन किसका हिस्सा हुई, ये सेल वॉल का हिस्सा हुई। उसके बाद तीसरी क्या आएगी इनके अंदर, सेल मेम्ब्रेन या बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, जो ये येलो कलर से दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर से, ठीक है। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं। समझ गए, आप बोलोगे यस मैम समझ गए। अब बेटा मेन मुद्दा किस चीज का है कि भैया ये जो लेयर्स हैं ये बनी किस किस चीज की होती हैं। जो आपकी एक्साइन है बेटा वो किस चीज की बनी हुई होती है, वो स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है। एंड स्पोरोपोलिनिन क्या होता है, अब तक का मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन है। इसको आप किसी एंजाइम से डिग्रेड कराओ नहीं होगा, कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड में डालो, कितनी स्ट्रॉन्ग एल्कली में डालो, इसको डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। एंड दूसरी बात आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि इस एक्साइन के अंदर जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप बोलोगे मैम जर्म पोर्स कहां दिखाओ, तो ये देखो बेटा जहां जहां आपको दिख रहा है कि स्पोरोपोलिनिन क्या हो रहा है, एब्सेंट हो रहा है, इन जगहों को हम क्या बोल रहे हैं, इन जगहों को हम जर्म पोर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जर्म पोर बोल रहे हैं। अब ये पोर किस लिए हैं भैया, जब पॉलन ग्रेन जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे गिरेगी तब ये क्या करती है, एक पॉलन ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर निकालती है, जिसको आप आगे समझने वाले हैं। वो पॉलन ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर कहां से निकलता है, इसी स्पोरोपोलिनिन नाम की जगह से निकलता है, सॉरी जर्म पोर नाम की जगह से निकलता है। आगे चले, अब हम बात करेंगे भाई सेकंड लेयर जो इंटाइन है वो कैसी होती है, थिन होती है, थोड़ी कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। एंड थर्ड लेयर कौन सी थी भाई, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हैं हम सेल मेम्ब्रेन थी। आगे चले, अब बात करेंगे कि भाई इस पॉलन ग्रेन की हमने आउटलाइन तो पढ़ ली, मतलब इसकी कवरिंग तो पढ़ ली, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है। अब बात करेंगे कि अंदर क्या माल मसाला है इसके अंदर, भैया ये तो बता दो। तो इसके अंदर भैया होती हैं दो चीजें, दो सेल्स, एक आपकी कहलाती है वेजिटेटिव सेल एंड एक आपकी कहलाती है जनरेटिव सेल। यहां देखेंगे, आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी से वाली सेल, कौन सी, ये बहुत बड़ी से वाली सेल, ये पूरी ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। एंड एक छोटू सी सेल आपको दिखाई दे रही है, वो क्या है, जनरेटिव सेल है। तो आप यहां देखेंगे वेजिटेटिव सेल कौन सी है, जो बड़ी है, इसमें बहुत सारा अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। इसमें एक बड़ा सा इरेगुलर न्यूक्लियस होता है जिसको आप देख ही पा रहे हैं। और उसके अलावा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, भाई गलत लिख दिया, ठीक है, एक ही सेकंड रुकिएगा भाई, कौन सा वाला कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, अरे छी छी यार छी, मैच ही ना कर रहा, ठीक है, आप बोलोगे यस मैम ठीक है। अब आगे चलेंगे, जो नेक्स्ट हमारी लेयर है, नेक्स्ट हमारी लेयर कौन सी है, सॉरी नेक्स्ट हमारी जो सेल है भैया, नेक्स्ट जो हमारी सेल है वो कौन सी है, जनरेटिव सेल है। वो क्या है, छोटे वाली है, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म मतलब गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे छोटू सा ही न्यूक्लियस होता है। समझ गए, आप बोलोगे यस मैम। एंड बेटा बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपको बताने वाली हूं वो क्या है कि भाई ये जो जनरेटिव सेल होती है ये आगे क्या करती है, डिवाइड कर जाती है एंड दो मेल गैमेट्स बना लेती है। इस जनरेटिव सेल में क्या हो जाती है भैया, माइटोसिस हो जाती है।
क्या हो जाती है, माइटोसिस हो जाती है। एंड माइटोसिस के बाद ये जनरेटिव सेल क्या बना लेती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है। आप नीचे वाले डायग्राम में इस चीज को देख भी पाएंगे भाई, ये जो आपकी नीचे जनरेटिव सेल थी, अब इस जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके क्या बना दिया है, 2 मेल गैमेट्स बना दिए हैं। अब आपको पता चला कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर बनते हैं बेटा 2 मेल गैमेट्स, एंड ये बन गए आपके 2 मेल गैमेट्स। किससे बने, जो जनरेटिव सेल थी उससे बने 2 मेल गैमेट्स। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलोगे कि यस मैम याद रखेंगे। आगे चले। अच्छा, यहां एक और बात याद रख लेना, वो क्या कि भाई ये इस तरीके से 2 मेल गैमेट्स जो हैं, चलो रहने दो, ठीक है, बाद में बताऊंगी, आगे बताऊंगी जब उसको पढ़ाऊंगी, जब आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे अभी यहां ध्यान दो। अब क्या होता है कि जो पॉलन्स हैं वो क्या करती हैं भैया, कुछ उसके फायदे हैं, कुछ उसके नुकसान हैं। नुकसान क्या है, वो कई कई बार पॉलन एलर्जी कॉज कर देती है। ये देखो, आहा कैसे मुंह पे नाक पे रुमाल लगा रखा है, इसको क्या है भैया, पॉलन ग्रेन्स से एलर्जी है। एंड ये इतनी सिवियर एलर्जी भी कॉज कर देती है कि लोगों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं इन पॉलन ग्रेन से, ठीक है, जो एलर्जेटिक होता है उसको। अच्छा, इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल कौन सा है जिसकी पॉलन सबसे ज्यादा एलर्जी कॉज करते हैं, बेटा पार्थेनियम या कैरेट ग्रास। अब ये क्या था भैया, हमने वीट इंपोर्ट किया था, ठीक है, वीट इंपोर्ट किया था, उसके साथ फ्री में आ गई थी, और अब ये ऐसी यूबिक्यूटस हो गई है, हर जगह देखने को मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे भैया, नुकसान नुकसान नहीं है, फायदा भी है। इसके प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं दूसरी कंट्रियों में, ये देख पा रहे हैं आप, इस पॉलन प्रोडक्ट्स। ये क्या करती हैं, ऐसा माना जाता है कि भैया इनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट है, और ये क्या करती है, एज अ फूड सप्लीमेंट काम आती हैं। एंड ऐसा भी माना जाता है कि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकती हैं एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की, अगर उनको दिए जाए तो। अब एक टॉपिक आता है पॉलन वाइबिलिटी का। अब पॉलन वाइबिलिटी का क्या मतलब है भैया, सीधी आम भाषा में बोलूं तो पॉलन्स जिंदा कितने समय तक रह सकती हैं। अब एक बार एंथर फट गया भैया, पॉलन ग्रेन्स निकल गई भैया एंथर फटने के बाद, तो कुछ सीमित समय होता है जिसके अंदर वो जीवित रह पाती हैं। अगर उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही उनको फर्टिलाइजेशन करने को मिल जाएगा तो भैया ठीक है, वरना वो क्या हो जाएंगी, स्वाहा, है ना। और ये जो वाइबिलिटी टाइम है, ये अगर हम सीरियल्स और वीट के अंदर, सीरियल्स और वीट और राइस के अंदर, ठीक है, सीरियल्स का ही एग्जाम्पल है, जैसे वीट है, राइस है, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, 30 मिनट का पॉलन वाइबिलिटी पीरियड होता है। एंड अगर हम रोजेशिये, लेग्यूमिनेशिये एंड सोलेनेशिया फैमिली की बात करते हैं तो इनके अंदर जो टाइम है भैया वाइबिलिटी का, महीनों है, महीनों तक जिंदा रह जाती हैं ये। एंड हम इन पॉलन ग्रेन्स को जिंदा रख भी सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन से, मतलब हम इनको लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा पढ़ लिया, उसके अंदर हमने मेल गैमेट बना लिया। अब हम क्या बात करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और उसके अंदर क्या बनाने वाले हैं, फीमेल गैमेट्स को बनाने वाले हैं। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सर्कल है उसको हम क्या बोलते हैं, अब बोलोगे मैम उसके सर्कल को हम गाइनोशियम बोलते हैं, उसके अंदर के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। अब इस पिस्टिल या कार्पेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, देखो ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको क्या दिखाई देगा भैया, स्टिग्मा, उसके बाद नीचे एक लंबी सी ट्यूब होगी, स्टाइल। अब जो ये स्टिग्मा है इसका क्या काम है भैया, जो पॉलन ग्रेन्स आके झड़ती हैं वही स्टिग्मा पे ही झड़ती हैं, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। फिर आएगी स्टाइल, एक लंबी सी ट्यूब है जो क्या करती है, इस ऊपर वाले स्टिग्मा को नीचे वाले बल्ज्ड पार्ट जिसे ओवरी कहते हैं उसके साथ कनेक्ट करती है। अब इस ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा, खूब सारा खाली स्पेस होता है। उस खूब सारे खाली स्पेस को हम नाम देते हैं बेटा लोक्यूल, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर जो ये खाली स्पेस है जिसको हमने लोक्यूल नाम दिया, उसके अंदर क्या होगा, एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जो ये रेड कलर से मैंने दिखाया। इस प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है बेटा, एक ओव्यूल अटैच होता है। एंड ये एक ओव्यूल यहां दिखाया गया है सिर्फ, बेटा ये एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं, बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं एक ओवरी के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर प्लेसेंटा होगा, एंड प्लेसेंटा से क्या अटैच होते हैं, ओव्यूल अटैच होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे यस मैम ठीक है।
अब बात करेंगे कि भैया जो ये ओवरीज हैं ये कहां से अराइज होती हैं, सॉरी ओव्यूल्स हैं, ये कहां अराइज होते हैं, प्लेसेंटा से अराइज होते हैं, मतलब प्लेसेंटा पे अटैच होते हैं। मैंने आपको ये बात बता दी। उसके अलावा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवेरियन कैविटी है। इस ओवेरियन कैविटी को ही हमने क्या बोला है बेटा, लोक्यूल बोला है। ओवेरियन कैविटी को ही हमने क्या बोला है, लोक्यूल बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंड प्लेसेंटा है, एंड प्लेसेंटा के ऊपर क्या है, ओव्यूल्स हैं। अब भाई सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है एक ओवरी के अंदर, जैसे हमें वीट और पैडी में देखने को मिलता है। एंड बेटा एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे 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 भैया हमारा पपाया है, वाटरमेलन है, इन सब के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल क्या करता है बेटा, फ्यूचर में जाके सीड बनता है। तो जिस फ्रूट के अंदर आपको बहुत सारे सीड देखने को मिले, इसका मतलब क्या है कि उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स थे, जैसे वाटरमेलन एंड पपाया में आप देखते हो बहुत सारे सीड्स। अब बात करते हैं कि भाई जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के अंदर अगर एक ही पिस्टिल है, पूरा सर्कल में हम गाइनोशियम पूरे सर्कल को नाम देते हैं ना, टोटल गुच्छे को नाम देते हैं ना, और उसके अंदर क्या होती है, पिस्टिल और कार्पेल। अगर एक ही पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे भैया मोनोकार्पेलरी फ्लावर है वो। अगर उसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी फ्लावर है वो। अच्छा, अब भाई अगर ये बहुत सारी कार्पेल्स हैं और ये क्या है, फ्यूज हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं, सिनकार्पस ओवरी बोलते हैं, जैसे आप यहां देख पा रहे हो पेपावर का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखेंगे भैया यहां यहां क्या देखोगे आप कि भाई आपकी बहुत सारी ओवरी, सॉरी बहुत सारी पिस्टल, या बोल सकते हो बहुत सारी कार्पेल हैं, तो बट वो क्या है, फ्री है, सारी अलग अलग दिखाई दे रही हैं। और ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है, माइशीलिया में देखने को मिलता है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। आप बोलोगे यस मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं भैया। कहां आ गए हम, मेगास्पोरेंजियम पे। अब मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या होता है भैया, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम होता है ओव्यूल। बहुत जरूरी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओव्यूल ना बोलने की जगह आपको मेगास्पोरेंजियम बोल के कुछ पूछ लिया तो ऐसे मत हो जाना, हाय राम ये क्या है, मैम ने तो ये बताया ही नहीं था, अभी बता रही हूं, ध्यान से सुन लो। ये जो हमने बोला ना कि यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है भाई, ये ओव्यूल, इसको ओव्यूल के साथ साथ मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, ये याद रखना। आप बोलोगे यस मैम, याद रखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले ये डंडी है, इस डंडी से ये ओव्यूल कहां अटैच होता है, उल्टा ओव्यूल दिखाया गया भैया, ये एनाट्रोपस ओव्यूल। यहां मानो कि प्लेसेंटा था, एंड प्लेसेंटा से ये क्या है, ओव्यूल अटैच है। इस ओव्यूल को जो प्लेसेंटा से अटैच करने वाली डंडी है, उस डंडी का नाम क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। क्या होता है, फ्यूनिकल। अच्छा, अब इस फ्यूनिकल नाम की जो डंडी है एंड ये ओव्यूल है, इनके बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होती है, उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। उसके बाद बेटा इस ओव्यूल की दो कवरिंग्स होती हैं, आप देखेंगे एक ये कवरिंग, आप देखेंगे एक ये कवरिंग, इस तरीके से दो कवरिंग्स होती हैं। इन दोनों कवरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। बाहर वाली को आउटर इंटेग्यूमेंट बोल देंगे, अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट बोल देंगे। एंड इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर होता है बेटा एक एम्ब्रियोसेक नाम का स्ट्रक्चर। क्या, एम्ब्रियोसेक नाम का स्ट्रक्चर। एंड इस एम्ब्रियोसेक नाम के स्ट्रक्चर, सॉरी इस इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर। ये क्या है, न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर। एंड न्यूसेलस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर होता है एम्ब्रियोसेक नाम का स्ट्रक्चर। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या थी भैया, दो इंटेग्यूमेंट्स थी, एक इंटेग्यूमेंट, दो इंटेग्यूमेंट। इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या था भाई, न्यूसेलस नाम का स्ट्रक्चर था। एंड इस न्यूसेलस नाम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एम्ब्रियोसेक नाम का स्ट्रक्चर। कंफ्यूज नहीं होने का, नहीं होने का, नहीं होने का, है ना। आप बोलोगे इसमें हम नहीं होंगे। अब बेटा आपने एक चीज नोट की होगी कि जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, इन ये बीच में एक छोटा सा होल छोड़ देती हैं, कंप्लीटली क्या होती हैं, इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती। बीच में इन्होंने क्या कर रखा है, एक छोटू सा होल छोड़ रखा है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, है ना। इस होल को, इस पोर को, इस छेद को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल पोर कहते हैं।
और जिस तरफ ये माइक्रोपाइल नाम का पोर है उसको हम क्या कह देते हैं, इस ओव्यूल का माइक्रोपाइलर पोल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इस ओव्यूल का माइक्रोपाइलर पोर है ये वाला। इससे ऑपोजिट क्या होगा भैया, इस माइक्रोपाइलर पोल का चलाजल पोल। ये वाला ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला ओव्यूल का चलाजल एंड। समझ गए? आप बोलोगे यस मैम समझ गए। अब भैया जो ये न्यूसेलस था बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स का मास होता है ये न्यूसेलस, ठीक है, और इसके अंदर खूब सारा फूड रिजर्व प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। समझ गए? आप बोलोगे यस मैम समझ गए। अब हम आए भैया मेगास्पोरोजेनेसिस पे। अब मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस क्या कहती है, सुनो। हम क्या करेंगे, हमें मतलब है भैया इस वाले स्ट्रक्चर से, कौन से वाले स्ट्रक्चर से, इस न्यूसेलस वाले स्ट्रक्चर से, इससे हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे इसको उठा के लेके चलते हैं, समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। भैया हमने क्या किया, ये उठा लाए हम न्यूसेलस को। ये क्या है, न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या था, सेल्स का मास था। अब इसका माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था, ऊपर वाला। चलाजल एंड कौन सा था, ये नीचे वाला। अब जो माइक्रोपाइलर एंड है उससे क्या होगा, एक सेल बीच में आएगी एंड आके बोलेगी कि मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगी। वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती है एंड वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अब क्या होता है, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है एंड इस मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है एंड जो मेगास्पोर टेट्राड बनता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। चार क्या बन गए, मेगास्पोर बन गए एक दूसरे से जुड़े हुए। एंड इसी प्रोसेस को बेटा मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनने की प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये स्टार लगा दिया है मैंने। आप बोलोगे यस मैम। अब क्या होगा बेटा आगे, जो ये तीन क्या है भाई, आपके ये वाले तीन ऊपर वाले तीन जो मेगास्पोर्स हैं ये क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं भाई, खत्म, फिनिश हो जाते हैं ये वाले। बचता कौन है, सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचता है एंड उस एक मेगास्पोर के अंदर क्या होता है भैया, माइटोसिस की प्रोसेस होती है एंड माइटोसिस की प्रोसेस के बाद क्या होती है, माइटोसिस की प्रोसेस होती है। किसके अंदर होती है, इस बचे हुए एक मेगास्पोर के अंदर होती है एंड इससे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सेक बन जाता है। पहले कैसा बनेगा, इस एक सेल के अंदर माइटोसिस हुई है तो दो न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सेक बनेगा, ठीक है। एंड एक और बात ध्यान रखेंगे भाई, जब आपका एक मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक में डेवलप करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक एम्ब्रियो सेक से डेवलप हुआ है, मतलब ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है। पहले क्या था, इसमें माइटोसिस हुई, दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बना। अब इस दो न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक में फिर से माइटोसिस होगी और चार न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा भैया, इसमें फिर से माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बन जाएगा एंड अब ये 8 न्यूक्लियस क्या करेंगे, अपने आप को सेट कर लेंगे क्योंकि अब मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनना है, ठीक है। एंड मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनने में क्या होगा भैया, जो ये 8 न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से 2 न्यूक्लियस तो कहां चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, जिनको हम क्या बोल देंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे, ठीक है। अब 3 इस एंड पे बचे, 3 इस एंड पे बचे, 2 बीच में आ गए। जो माइक्रोपाइलर एंड पे 3 बचे उसके उन में से 2 के ऊपर जब सेल वॉल आएगी तो उनको हम सिनर्जिड कहेंगे। तीसरे के ऊपर भी सेल वॉल आ जाएगी तो उसे हम एग कहेंगे। समझे मेरी बात, क्या कह रही हूं मैं। 8 थे, 8 में से 2 आ गए सेंटर में, ठीक है। 2 अगर सेंटर में आ गए तो 3 इधर बचे, 3 इधर बचे। ये जो 3 इधर माइक्रोपाइलर एंड पे बचे, इनके ऊपर क्या होंगी, सेल वॉल आ जाएंगी। न्यूक्लियस हैं ये 1 2 3 4, ठीक है। 8 न्यूक्लियस हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज है। तो इन 8 में से 2 न्यूक्लियस जब बीच में गए, जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला, जो ऊपर 3 बचे बेटा, उन तीनों न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल आएगी एंड उसमें से 2 क्या कहलाएंगे, सिनर्जिड सेल कहलाएंगी, एक क्या कहलाएगी, एग सेल कहलाएगी। एंड जो ये एग बना है यही आपका फीमेल गैमेट बना है, माइक्रोपाइलर एंड पे बना है,
उसके बाद भैया इधर जो नीचे 3 बचे, इन तीनों के ऊपर भी सेल वॉल आएगी एंड इनको हम क्या बोल देंगे, एंटीपोडल्स बोल देंगे। एंड ये आपका फाइनल एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है। ध्यान से देख लीजिएगा। आप बोलोगे यस मैम देख लिया। अब हम बात करेंगे बिल्कुल मैच्योर एम्ब्रियो सेक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत चांस रहते हैं इस पे क्वेश्चन आने के, ध्यान से पढ़ लेना। अब क्या किया गया है, पहले सुनना ध्यान से। इसमें जो माइक्रोपाइलर एंड था वो ऊपर था, चलाजल एंड नीचे था। अब आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, इसको पलट दिया है, चलाजल एंड ऊपर ले गए हैं, माइक्रोपाइलर एंड नीचे ले आए हैं। अब इसमें क्या था, जो माइक्रोपाइलर एंड था उस पे जो 3 न्यूक्लियस पे सेल वॉल आई थी, 3 सेल बन गई थी, उसमें आप देखेंगे ये 2 तो क्या है, सिनर्जिड्स हैं एंड एक क्या है भैया आपकी एग सेल है, मतलब फीमेल गैमेट है। एंड जो ये 2 सिनर्जिड हैं, इनके दरवाजे पे जो स्ट्रक्चर है उनको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। दोबारा ध्यान से सुन लेना है ना भैया, तुम्हारी मैम का दिमाग सटक गया है आज, तो सटक गया है ना, ऐसे सुन हो गई है तुम्हारी मैम, ठीक है। बीपी थोड़ा मेरा डाउन मारा हुआ है आज, कोई बात नहीं, बट तुमको तो पढ़ाऊंगी है ना, कोई बात नहीं, डाउन मारा हुआ है तो ध्यान से पढ़ लो चुपचाप से, ज्यादा फायदा मत उठाओ इस चीज का, ध्यान से सुनना। आप दोबारा रिपीट कर रही हूं, जो ये एक एग है, यहाँ पे एक एग है भैया, ठीक है। एंड भाई जो यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं, इन तीनों को एग एपरेटस बोलते हैं। एंड जो आपकी ये जो 2 सिनर्जिड्स हैं, इनके दरवाजे पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं। समझ गए बात को, गलत नहीं करने का। अब इधर आ जाओ, यहां जो सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, आप बोलोगे ठीक है मैम। इन 2 पोलर न्यूक्लियाई पे भी क्या होगा बेटा, सेल वॉल आ जाएगी। ये इतनी बड़ी सी सेल बन जाएगी इन पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रल सेल बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ जब सेल वॉल आई तो क्या बना, सेंट्रल सेल बनी। अब हम चलते चलाजल एंड पे। चलाजल एंड पे क्या होता है भैया, जो 3 न्यूक्लियाई थे उनके चारों तरफ सेल वॉल आई थी, जो 3 सेल बनी थी, जिन्हें हमने क्या बोला था, एंटीपोडल्स बोला था। ये रही तुम्हारी वो तीनों सेल्स। आप बोलोगे यस मैम। इधर पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है भैया, एक लिखा हुआ है एग एपरेटस। एग एपरेटस क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे मिलता है। कैसे बनता है, जब 2 सिनर्जिड और एक एग सेल है, तीनों को मिला के हम एग एपरेटस बोलते हैं। आप बोलोगे ठीक है मैम। उसके बाद जो आपकी सिनर्जिड्स हैं बेटा, सिनर्जिड्स पे क्या होती हैं, कुछ सेलुलर थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोपाइलर टिप पे, यहां पे, ये देखो यहां, ये वाला देख पा रहे हो, आप बोलोगे यस मैम देख पा रहे हैं। यही है आपकी फिलीफॉर्म एपरेटस। ये सेलुलर थिकनिंग्स होती हैं कुछ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इनका काम क्या है बेटा, यहां भी स्टार लगाती हूं, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है, ये क्या करती हैं बेटा, पॉलन ग्रेन्स को गाइड करने का काम करती है। मतलब पॉलन ग्रेन ऊपर झड़ी है स्टिग्मा पे, आप बोलोगे यस मैम। और ऊपर जब पॉलन ग्रेन गिरी है, ये पॉलन ग्रेन क्या करती है, पॉलन ट्यूब ग्रो करती है। एंड पॉलन ट्यूब ग्रो करके कहां आती है बेटा, इधर माइक्रोपाइलर एंड पे आती है। एंड जब वो पॉलन ट्यूब आई है, अपने साथ क्या लाई है, मेल गैमेट्स को लाई है। तो भैया उनको रास्ता दिखाने का काम कौन करते हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस ही करते हैं, कि भैया यहां से एंट्री मार जाइए। ठीक है, आप बोलोगे यस मैम। अब बेटा क्या होता है, एंटीपोडल्स होती हैं, कहां होती हैं, चलाजल एंड पे होती हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बड़ी सी सेंट्रल सेल के अंदर। आप बोलोगे यस मैम। अब बात करते हैं भैया, हमने मेल गैमेट बना लिए, फीमेल गैमेट बना लिया, पॉलिनेशन तो करा दो, मतलब इनको पास पास तो ले आओ। तो पॉलिनेशन क्या हुआ भैया, जब पॉलन ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, एंथर से और स्टिग्मा पे पास करते हैं। हम तो क्या ही करते हैं भैया, एयर करती है, विंड करती है, मतलब समझ गए, वाटर करता है, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स करते हैं, बटरफ्लाईज वगैरह। हम तो कौन है करने वाले, हाँ भैया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तब हम भी करते हैं, इतना मत तुम अंडर एस्टिमेट क्या करो, समझेंगे अभी कैसे कैसे। अभी तुम इतना समझो, पॉलिनेशन क्या होता है भाई, आपने पॉलन ग्रेन उठाई एंड स्टिग्मा पे पास कर दी, वो है पॉलिनेशन। मतलब आपने फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, मेल गैमेट्स को पहुंचाना है।
अब ये जो पॉलिनेशन है ये होता है भैया 3 टाइप का। कौन कौन से हैं ये 3 टाइप? ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, यहां देखेंगे जब भी बेटा, यहां देखेंगे जब भी क्या हो, सेम फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो एंड उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके झड़ जाएं, उसको कहते हैं हम ऑटोगैमी। अब इसके अंदर 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो क्या कि भैया जिस टाइम पे पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो उस टाइम पे जो फीमेल वाला पार्ट है वो भी मैच्योर हो गया हो, तभी काम चलेगा, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। और दूसरी बात क्या है कि भाई स्टिग्मा और एंथर बिल्कुल पास पास सिचुएटेड हो एक फ्लावर के अंदर, है ना, ताकि अपने आप पॉलन ग्रेन्स झड़ पाए। समझ गए? बट इस एक केस का नुकसान होता है। आप सोचोगे अरे वाह कितना जल्दी काम हो गया मैम, एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिल गए। नहीं बेटा, इसका नुकसान भी होता है। इससे क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है पौधे के अंदर। बार बार सेम ही फ्लावर के मेल और फीमेल पेरेंट बार बार फर्टिलाइज करते रहे अगले जनरेशन तक, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वेरिएशंस तो हर एक स्पीसीज को चाहिए होती हैं अपने अंदर, है ना। अब बारी आई नेक्स्ट जो पॉलिनेशन का टाइप है वो है गाइटोनोगैमी। अब गाइटोनोगैमी के अंदर क्या होता है, प्लांट यहां भी सेम है भैया, बट इस प्लांट का एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है। जब सेम प्लांट के ही किसी दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो उसको हम क्या बोलते हैं, गाइटोनोगैमी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, गाइटोनोगैमी बोलते हैं। अब आप एक बात बताओ यार, मान लिया कि दूसरा फ्लावर है बट जेनेटिकली तो ये एक ही प्लांट के फ्लावर हुए ना, तो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के जैसा ही तो हुआ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसमें भी तो होगा। सेम ही प्लांट के मेल और फीमेल पेरेंट हैं, सारी जनरेशन अगली जनरेशन तक अगर सेम ही प्लांट के मेल फीमेल के बीच में फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, वेरिएशंस आएंगी ही नहीं। अगली बात करेंगे हम जीनोगैमी की। जीनोगैमी में क्या होता है, जब किसी और प्लांट से पॉलन ग्रेन्स किसी और प्लांट पे जाए। यहां क्या होगा भैया, मेल किसी प्लांट का है, फीमेल किसी प्लांट की है, जेनेटिकली भैया बढ़िया बात है, वेरिएशंस होंगी उनमें एंड क्या नहीं होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप बोलोगे मैम इसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। अब आगे चले, आप पढ़ेंगे भैया 3 प्लांट्स के नाम दिए गए हैं आपकी बुक में, बहुत जरूरी से जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, वियोला जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पेन भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना, ये 3 प्लांट्स के नाम दिए गए हैं। इन तीनों के अंदर 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं। आप यहाँ फोटो देखेंगे सामने आपको दिख जाएगा भैया। कुछ फ्लावर्स कैसे होते हैं जो हमेशा ओपन रहते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, चास्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। नॉर्मल फ्लावर जैसे हैं, ठीक है, जो क्या होंगे, जिसके स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड होंगे। दूसरे आप देखेंगे बेटा, यहां इस जमीन से नीचे की तरफ आपको कुछ बड की फॉर्म में कली की तरह कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी नहीं खुलते हैं। इसमें क्या होता है, स्टिग्मा और एंथर मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत पास पास लाई करते हैं। अब इसका एडवांटेज है भैया, इनको पॉलिनेशन की चिंता ही नहीं है भाई, गारंटी है कि इनका फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा एंड एश्योर्ड सीड सेट है यहां पे, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं है। आप बोलोगे यस मैम, बट डिसएडवांटेज है, मैंने क्या बताया था, सेमी प्लांट के मेल फीमेल के बीच में बार बार अगली जनरेशन उससे अगली जनरेशन उन्हीं के बीच में फर्टिलाइजेशन होता रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। आप बोलोगे यस मैम, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भैया ये जो पॉलिनेशन है, मतलब मेल गैमेट को जो हम फीमेल गैमेट के पास भेजना है हमें, मतलब मेल की जो मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को भेजना है फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट के पास। अब वो जो पॉलन ग्रेन्स है, मेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर है तो यार मेल गैमेट, है ना,
तो बात वही सेम हुई। अब इसमें जो आपके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, एक बायोटिक एजेंट्स होते हैं। एबायोटिक में कौन से होते हैं, सारे कैसे आएंगे भैया, निर्जीव चीजें जैसे विंड है, वाटर है। एंड बायोटिक में क्या होगा, आपके इंसेक्ट हैं, बर्ड है, बैट है, रेप्टाइल है, मैमल्स है, ये सब क्या करा देंगे, आपका पॉलिनेशन करा देंगे। आप बोलोगे कि मैम इनका विंड और वाटर का तो समझ में आया कि भाई तेज हवा चली, पॉलन ग्रेन्स को उड़ा के और किसी प्लांट के पास ले गई। पानी में क्या होगा मैम, पानी बहा के ले गया पॉलन ग्रेन्स को। आप एक बात बताइए, जो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब कैसे पॉलिनेशन कराते हैं यार। अब क्या करते हैं बेटा, इंसेक्ट से ही समझ लो एक एग्जांपल लेके, जैसे एक बटरफ्लाई है, वो क्या करेगी, एक प्लांट पे बैठी, ठीक है, जैसे ही वो उस प्लांट पे बैठेगी उसने अपनी कमर पे पॉलन ग्रेन्स को चिपका लेना है, ठीक है, उसने उस प्लांट से अपनी कमर पे पॉलन ग्रेन चिपका ली। अब क्या करेगी, वो जाके कहीं दूसरे प्लांट के ऊपर बैठेगी, दूसरे प्लांट के ऊपर बैठेगी तो वहां अपनी कमर पे से क्या कर देगी, पॉलन ग्रेन्स को झाड़ देगी। हो गया ना पॉलिनेशन, मेल प्लांट से भैया फीमेल प्लांट के पास पहुंचा दी उसने पॉलन ग्रेन्स, है ना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, विंड पॉलिनेशन के बारे में। विंड पॉलिनेशन में क्या होता है भैया, पॉलन ग्रेन्स को लाइट नॉन स्टिकी होना चाहिए और ऐसे प्लांट्स के फ्लावर के अंदर एंथर क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज और फैदरी होना चाहिए। अब एक बात बताओ, जो आपकी पॉलन ग्रेन्स है उनको लाइट और नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए, ताकि भैया हवा आए और एकदम उड़ा ले जाए, वो हल्की हैं। एंथर को एक्सपोज क्यों होना चाहिए भैया, ताकि यहां देखो आराम से इजीली पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएं। जब एंथर फटे, अच्छे से पॉलन ग्रेन निकले, हवा को अच्छे से रास्ता मिले उनको उड़ा ले जाने का। स्टिग्मा को बड़ा एंड फैदरी क्यों होना होगा भैया, ताकि जब भी पॉलन ग्रेन्स आए हवा में उड़ती हुई वो उनको तुरंत ट्रैप कर ले। और ऐसे फ्लावर्स के अंदर बेटा एक ओव्यूल होता है एंड ऐसे फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस में अरेंज होते हैं, मतलब बहुत सारे, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा, कॉर्न कॉब में, कॉटन में, डेट पाम में। आगे चलेंगे, वाटर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सुन लो भाई, वाटर पॉलिनेशन जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें बहुत ही कम होता है। इवन जो वाटर लिली और वाटर हायसिंथ जैसे प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी में पाए जाते हैं, बट पॉलिनेशन इंसेक्ट से या विंड से करा लेते हैं। कैसे, अपने फ्लावर्स को वो पानी के सरफेस से ऊपर ग्रो करते हैं एंड ऊपर ग्रो हो जाएगा जब पानी के सरफेस से, तो भैया हवा आएगी तो वो पॉलन ग्रेन दे जाएगी, या फिर कोई इंसेक्ट बैठेगा तो कहीं से पॉलन ग्रेन चिपका के लाया है यहां दे जाएगा, है ना। फिर बोलोगे कि मैम फिर वाटर पॉलिनेशन होता कहाँ है बेटा, जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं एंड एल्गी हैं, इनके अंदर ज्यादा वाटर पॉलिनेशन देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर कम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जैसे आपका फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला, इनके अंदर क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। सी ग्रासेस जिसे हम जोस्टेरा बोलते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा वाटर पॉलिनेशन। यहाँ वेलिस्नेरिया की बात करें तो वेलिस्नेरिया में क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है बेटा वो कैसे होता है, ऐसे एक स्टॉक के थ्रू बिल्कुल सरफेस पे चला जाता है। जैसे आप देखोगे पानी के सरफेस पे चला गया, पानी में पाए जाने वाला प्लांट है ये, उसका फ्लावर सरफेस पे पहुंच गया। अब जो ये मेल फ्लावर है ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेगा, सरफेस की तरफ रिलीज करेगा एंड वाटर करंट्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सरफेस तक ही पहुंच जाएंगी एंड पानी के सरफेस पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ऐसा होता है वेलिस्नेरिया के अंदर। अब बात करें जोस्टेरा के अंदर, जोस्टेरा के अंदर क्या होता है बेटा, ये भी प्लांट के अंदर पाए जाने वाला, पानी के अंदर पाए जाने वाला प्लांट है। इसके अंदर भाई मेल जो आपका फ्लावर है वो क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को पानी के अंदर ही रिलीज करता है एंड जो फीमेल फ्लावर है वो भी पानी के अंदर ही रहता है और दोनों के अंदर पानी के अंदर अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, इनकी तरह सरफेस पे नहीं जाते हैं। अब मेन फीचर जो विंड और वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स को चाहिए होते हैं भैया, उनको पॉलन ग्रेन्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करनी होंगी, ताकि भैया थोड़ा बहुत वेस्टेज हो भी जाए। अगर पॉलन ग्रेन्स का भाई वाटर करंट्स के थ्रू या विंड के थ्रू इधर उधर जा रही हैं तो भी सफिशिएंट पॉलन ग्रेन रहें। अगली बात, इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे मैम नेक्टर क्या होता है, भैया एक जूस होता है जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना। वो जूस किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है, अपनी तरफ इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि इंसेक्ट्स इस जूस, इस नेक्टर को पीने के लिए आए
एंड बदले में पॉलिनेशन करा दें, अपनी कमर पे पॉलन ग्रेन्स को चिपका ले जाएं, कहीं और जाके झाड़ दें। बट विंड को और वाटर को कहाँ यार इसकी जरूरत है जूस बनाने की? विंड और वाटर पॉलिनेशन से विंड और वाटर से जिन फ्लावर्स का पॉलिनेशन होना है उनको कहाँ जरूरत है नेक्टर प्रोड्यूस करने की? कोई उनको हवा को और पानी को लालच थोड़े देना कि आ जाओ जूस मिलेगा, बैठो तुम मेरे ऊपर। समझे? आप बोलोगे यस मैम समझ गए। आगे चलेंगे। इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन, जिनको इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है उन फ्लावर्स को लार्ज होना होगा, कलरफुल होना होगा, अच्छी खुशबू प्रोड्यूस करनी होगी, खूब सारा जूस यानी कि नेक्टर प्रोड्यूस करना होगा ताकि बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। पॉलन ग्रेन्स को कैसा होना होगा? स्टिकी होना होगा। आप बोलोगे क्यों मैम? ताकि भैया कमर पे चिपक पाए उनकी। स्टिग्मा को भी स्टिकी होना होगा भैया, पॉलन ग्रेन झड़ेंगी एंड पॉलन ग्रेन झाड़ते ही उनको छाप कर ले, झड़ जाए वो स्टिग्मा के ऊपर। अब क्या होता है भैया, फ्लावर्स कुछ कुछ अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपने पॉलिनेशन कराने के। जैसे वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह को कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। एक रिवॉर्ड तो मैंने आपको बता दिया कि भैया वो नेक्टर यानी कि जूस देंगे। उसके अलावा कुछ पॉलन ग्रेन्स, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को खाते भी हैं, ठीक है? वो पॉलन ग्रेन्स को खाने के लिए एंड जूस को पीने के लिए किसके पास आएंगे? फ्लावर्स के पास आएंगे। एक तो ये लालच है। दूसरा एक और लालच देते हैं भैया फ्लावर्स, वो क्या करते हैं, उनको एग ले करने की जगह देते हैं। जैसे आप यहां देखेंगे मोथ, ये छोटा सा जानवर, छोटा सा इंसेक्ट जिसका नाम मोथ है, एंड ये किस पे बैठा है? यक्का प्लांट पे बैठा है। अब ये यक्का प्लांट क्या करता है, इस मोथ को एग ले करने की जगह दे देता है। बोलता है कि भैया मोथ तुम अपने एग यहां लेकर दे, ये सेफ रहेंगे बिल्कुल मेरे पास, बदले में भाई तू मेरा पॉलिनेशन करा दे, ठीक है? एंड ये मोथ और यक्का प्लांट तो एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट कर ही नहीं पाते भैया, है ना? इसको एग ले करने के लिए यक्का चाहिए एंड इस यक्का को पॉलिनेशन कराने के लिए मोथ चाहिए। ऐसा ही एक एग्जांपल अमोर्फोफिलस का होता है। ये देखो अमोर्फोफिलस का फ्लावर 6 फीट का होता है, अपने आप में फ्लावर देखो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये भी ऐसी लालच देता है। अब बारी आई कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, है ना? ये क्या बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जाने के बड़े चांस रहते हैं इसके। अब देखिए, मैंने बोला था कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उससे क्या होगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने का तरीका क्या है भैया? कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को प्रमोट करना। एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से भैया? पहला तरीका है कि कुछ ऐसा हो जाए कि पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड ना हो। मतलब क्या हुआ कि भैया जिस टाइम पे पॉलन रिलीज हो रही है, मेल मैच्योर हो गया है, उस टाइम पे फीमेल मैच्योर ना हो, या फिर फीमेल पहले मैच्योर हो जाए, मेल बाद में मैच्योर हो, ठीक है? फीमेल पहले मैच्योर हो गई, उसका पॉलिनेशन कहीं और से हो जाएगा, उसकी फर्टिलाइजेशन कहीं और से हो जाएगी, ठीक है? मेल बैठा रहेगा एंड वो बाद में मैच्योर हो रहा है। एक तो तरीका ये है कि एक साथ मैच्योर ना हो। दूसरा तरीका है कि स्टिग्मा और एंथर डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस हो, पास पास प्लेस ना हो। मान लो कि जिसको पॉलन ग्रेन झाड़नी है, फीमेल वाला प्लांट यहां हो, सॉरी मेल वाला जो पार्ट है वो यहां हो स्टेमन, एंड जो फीमेल वाला पार्ट है वो इतनी ऊपर प्रेजेंट हो, डिफरेंट पोजीशन पे। अब यहां से ये पॉलन ग्रेन्स को भैया कैसे पहुंचाए वहां तक, है ना? तो इस तरीके से डिफरेंट पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होंगे तो काम चल सकता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तीसरा तरीका क्या है भैया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करो। क्या करो भैया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रोड्यूस करो। जैसे पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल का फ्लावर का प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर का प्लांट भी अलग। अब एक और बड़ा धांसू सा तरीका होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का। अब ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है भैया? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि ओवरी के अंदर एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो पहचान सकती है कि जो ये पॉलन ग्रेन मुझ पे आके गिरी है, ये जो पॉलन ग्रेन मुझ पे आके गिरी है, ये भैया सेम फ्लावर से या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर से तो नहीं आके गिरी है। अगर वो पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर से या फिर सेम ही प्लांट के दूसरे फ्लावर से आके गिरती है उसके ऊपर, तो ये पिस्टिल के अंदर जो ओवरी है ये उसको रिजेक्ट कर देती है, उसको पॉलन ट्यूब रिलीज करने ही नहीं देती। आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे हो सकता है? तो बेटा देखो क्या होता है, इस पॉलन ग्रेन के और इस ओवरी के बीच में कुछ केमिकल बातचीत होती है। पॉलन ग्रेन आके कुछ केमिकल रिलीज करती हैं और पूछती हैं ओवरी से कि क्या हम पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकते हैं। इधर से जो ओवरी है फिर वो कुछ केमिकल्स निकाल के परमिशन देती है।
तो यहां ओवरी क्या करती है, इनको रिजेक्ट कर देती है। फिर ये एक्सेप्ट किसको करती है भैया, ये एक्सेप्ट करती है जब पॉलन ग्रेन्स कहीं और से दूसरे प्लांट से उड़ के आई होती हैं। इनको क्यों करती है भैया, सेल्फ पॉलिनेशन को बचाना है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बचाना है ना। तो कहीं दूसरे प्लांट से जो पॉलन ग्रेन्स उड़ के आएंगी उनको पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने की परमिशन दी जाएगी। खुद के प्लांट की पॉलन ग्रेन्स को पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। जैसे आप यहां पढ़ेंगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब फ्रॉम ग्रोथ विद इन द पिस्टिल। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहां पे भी स्टार मार्क लगा लो भाई, स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे चले, हम बात करेंगे किसके बारे में, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। अब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, जब पॉलन ग्रेन्स बेटा डिपॉजिट हो रही हैं, यहां डिपॉजिट हो रही हैं, यहां से लेके उसके बाद इनके बीच में जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला मैकेनिज्म पढ़ाया था, वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला मैकेनिज्म चलता है। इसके अंदर शामिल करना है आपको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में लिखना है इसमें भी आपको, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब क्या होगा भैया, पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगी, पॉलन ग्रेन्स आके गिरी, अब क्या होगा, इनके बीच में केमिकल वार्तालाप होगी। केमिकल वार्तालाप के बाद क्या होगा भैया, इसको पॉलन ट्यूब ग्रो करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिसाइड किया जाएगा। अगर किसी दूसरे प्लांट से है और भाई पॉलन ट्यूब ग्रो करने की परमिशन मिल गई है, तो पॉलन ट्यूब ग्रो करने के बाद वो कहां, ओव्यूल में एंटर करेगी। यहां तक की पूरी प्रोसेस को हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पढ़ेंगे क्या है, ऑल इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा टिल दी पॉलन ट्यूब एंटर्स दी ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर नहीं कर जाती है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहलाता है। इसके अंदर आप सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को भी दर्शाएंगे। एंड यहां देखिए भैया, ये क्या कर रही है, ओव्यूल में एंटर कर रही है, यहां आ गई भैया, ये आ गई ओव्यूल में एंटर करने के लिए। अब ओव्यूल में जब एंटर करेगी तो ये कहां से करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से करेगी। यहां देखिए ये पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब क्या लेके आ रही है, ये पॉलन ट्यूब भैया अपने साथ मेल गैमेट्स लेकर आ रही है। आप बोलोगे हाँ मैम कोई नई बात, अबे चुप कर जाओ, कोई नई बात नहीं है। ये क्या करिया भैया, इसने मेल गैमेट लाई, एंड ये मेल गैमेट लाई हुई पॉलन ट्यूब को रास्ता कौन दिखाएगा, आप बोलोगे मैम उसको रास्ता दिखाएंगे ये वाले फिलीफॉर्म एपरेटस, ये दिखाएंगे उसको रास्ता। जी हाँ बिल्कुल, ये इसका रास्ता दिखाएंगे। ये दरवाजा बोलेगा भैया पॉलन ट्यूब इधर आ जा, एंड वो पॉलन ट्यूब को क्या कर देंगे, अंदर का रास्ता दिखा देंगे। पॉलन ट्यूब कहाँ घुस जाएगी, सिनर्जिड के अंदर घुस जाएगी, एंड सिनर्जिड के अंदर घुस के आगे क्या कर देगी, मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगी। ठीक है, कहाँ रिलीज करेगी, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज करेगी। लिख दो यहां, ये क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड के अंदर क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। आप बोलोगे यस मैम बात तो आपकी ठीक है, तो मैं बोलूंगी अबे मेरी बातें ठीक ही होती हैं। ठीक है, चलो अब आगे आ गए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अभी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये एक क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी पसंद की मेल लेते हैं, मतलब अपनी पसंद की पॉलन ग्रेन लेते हैं, अपनी पसंद का ही फीमेल वाला प्लांट लेते हैं, उनके बीच में हम अपनी पसंद से फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है इमस्कुलेशन, एक होती है बैगिंग। क्या करते हैं, इमस्कुलेशन का क्या मतलब होता है बेटा, अगर आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमें क्या करना है, मेल वाला जो पार्ट है, मस्कुलाइन वाला पार्ट, मतलब हमारा जो एंथर है उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना है, एंड फीमेल वाले पार्ट को हमें रख लेना है। एंड उस फीमेल वाले पार्ट पे फिर हम क्या कर देते हैं, बटर पेपर का एक बैग लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। क्या करेंगे, बटर पेपर से बना हुआ बैग लगा देंगे। अब आप बोलोगे मैम क्यों लगाया, भैया
क्योंकि हमको इसके ऊपर अपनी पसंद की पॉलन ग्रेन झाड़नी है और हम इसको बचा रहे हैं कि कहीं और से पॉलन ग्रेन उड़ के ना आ जाएं और इसकी फर्टिलाइजेशन ना करा दें। हमें इस फीमेल वाले पार्ट को मैच्योर होने तक क्या करना है, बैगिंग करके रखना है। और इस खुद के फ्लावर का जो मेल पार्ट था वो गलती से इसकी फर्टिलाइजेशन ना करा दे, उसके लिए हमने उसको काट ही दिया है, पहले ही इमस्कुलेशन कर दिया है। अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल लिया है हमने तो उसमें इमस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है भैया। उसमें हमें इमस्कुलेशन क्यों करनी है जब उसमें एंथर प्रेजेंट है ही नहीं। हम तो फीमेल फीमेल वाला पार्ट वाला फ्लावर लेंगे, उसको बैगिंग करके हम उसको प्रिवेंट करके रखेंगे जब तक मैच्योर नहीं हो जाएगा। एक बार जब वो मैच्योर हो जाएगा, एक बार उसने रिसेप्टिविटी अटेन कर ली, तो भैया हम क्या करेंगे, अपनी पसंद की मैच्योर पॉलन ग्रेन उसके ऊपर डस्ट करेंगे, उसके ऊपर छिड़काव करेंगे, अपनी पसंद की पॉलन ग्रेन डालेंगे एंड भैया क्या कर देंगे, दोबारा से रीबैग्ड कर देंगे, दोबारा से बैग ढक देंगे और उनकी फर्टिलाइजेशन होने देंगे आराम से। जो बाद वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनको आराम से डेवलप होने देंगे। आप बोलोगे यस मैम। अब आ गए हम भाई डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अब देखिए क्या हुआ है। अब भैया आपका डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल सी बात है कि अब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अब क्या किया हमने, मेल गैमेट बनाए, फीमेल गैमेट बनाए, उनको पॉलिनेशन के थ्रू हम पास पास ले आए, ठीक है। अब आपने देखा कि पॉलन ग्रेन्स आई कहां से, उड़ती हुई भी आ सकती है, पानी में बहती हुई भी आ सकती है, इंसेक्ट भी ला सकते हैं। अब वो जो पॉलन ग्रेन है भैया वो क्या कर रही है, अपने अंदर दो मेल गैमेट्स को ला रही है। आप बोलोगे यस मैम, दो मेल गैमेट्स को अपने साथ ला रही है। अच्छा मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, मतलब तुम्हारा होमवर्क है ये, तुम मुझे खुद बताओगे ये ढूंढ के, है ना। मैं देखती हूँ तुम एनसीईआरटी वगैरह कितनी पढ़ते हो, तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क है, ऊपर लिखती हूँ, होमवर्क है ये कि भाई जब पॉलन ग्रेन आती है, पॉलन ग्रेन आती है तो क्या होता है, ये 2 सेल्ड स्टेज में भी आती है पौधों के ऊपर और ये 3 सेल्ड स्टेज में भी आती है, 3 सेल्ड स्टेज में भी आती है। अब आप बोलोगे मैम 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज का क्या मतलब हुआ। भैया इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां अगर पॉलन ग्रेन में खाली वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल है, ऐसी पॉलन ग्रेन जाके फीमेल वाले प्लांट फ्लावर पे झड़ जाए, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पे झड़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉलन ग्रेन क्या है, 2 सेल्ड स्टेज में है, अभी उसके अंदर मेल गैमेट नहीं बने। आप बोलोगे मैम फिर मेल गैमेट कब बनेंगे, बेटा जब वो एक बार झड़ जाएगी स्टिग्मा के ऊपर, जब वो पॉलन ट्यूब निकालेगी तो उस पॉलन ट्यूब में इस जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट बनेंगे। समझ गए, 2 सेल्ड स्टेज। अब 3 सेल्ड क्या है, कई कई प्लांट में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जब झड़ती है स्टिग्मा के ऊपर, जाके गिरती हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो वो ऑलरेडी 3 सेल्ड स्टेज में होती हैं, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट ऑलरेडी उसके अंदर बन चुके होते हैं, तब जाके वो झड़ती है। तो भैया आप मुझे बताएंगे कि कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में झड़ती है, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलन ग्रेन इस 3 सेल्ड स्टेज में झड़ती है। ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई, बताएंगे 2 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स में एंड 3 सेल्ड स्टेज कितने परसेंट एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन झड़ेगी 3 सेल्ड स्टेज पे, ठीक है। तुम्हारा होमवर्क, कुछ ढूंढो यार, कुछ एनसीईआरटी खोलो इसके माने, है ना। अब आ जाओ डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अब क्या हुआ है भाई, पॉलन ग्रेन झड़ गई हैं, उसमें से पॉलन ट्यूब निकल गई है, उसको परमिशन मिल गई है पॉलन ट्यूब निकालने की। पॉलन ट्यूब निकलने के बाद पॉलन ट्यूब कहां पहुंच गई है, आप बोलोगे मैम ये पहुंच गई, कहां पहुंच गई भैया, माइक्रोपाइलर एंड पे। कौन बैठा था, 2 सिनर्जीड बैठी थी, एक एग सेल बैठी थी। सिनर्जीड के ऊपर क्या है भैया, सिनर्जीड के दरवाजे हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस हैं माइक्रोपाइलर एंड पे। ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाते हैं, पॉलन ट्यूब घुस जाती है भैया एंड क्या करती है, सिनर्जीड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट्स को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। अब बेटा उन 2 मेल गैमेट्स में से
एक जो मेल गैमेट है वो तो किसके साथ फ्यूज करता है, वो फ्यूज करता है भाई एग सेल के साथ, यानी कि फीमेल गैमेट के साथ, एंड क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, सिनगैमी कहा है। एक मेल गैमेट के एक एग सेल के साथ फ्यूजन को हमने सिनगैमी कहा है। एंड क्या बन रहा है भैया, जाइगोट बन रहा है। आप कहां देख पाएंगे, ये देख लीजिए, ये क्या बन गया भैया, ये जाइगोट बन गया। कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये बन गया जाइगोट। अब एक और चीज सुनेंगे भाई, क्या हुआ है इसमें, जो आपका मेल गैमेट था उसका प्लॉइडी लेवल क्या था, वो हैप्लॉइड था। एग सेल थी वो क्या थी, हैप्लॉइड थी। तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसे बनेगा, डिप्लॉइड बनेगा। समझ गए, आप बोलोगे यस मैम। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जो एक मेल गैमेट यानी कि सेकंड वाला मेल गैमेट है, वो बेटा जो आपके दो पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ जाके फ्यूज कर जाएगा और क्या बन जाएगा, पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां देखेंगे एक मेल गैमेट ने जाके कहां फ्यूजन किया भैया, जो दो बीच में पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ। अब भाई आपका जो मेल गैमेट था वो क्या है, एन है। आपके जो पोलर न्यूक्लियाई थे वो दो थे ना, एन और एन थे। अब टोटल जो पेन बना है वो कैसा स्ट्रक्चर बना है भैया, वो 3n स्ट्रक्चर बना है। एंड इसमें क्या हुआ है, तीन चीजों के बीच में फ्यूजन हुआ है, एक आपका मेल गैमेट एंड दो पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे यस मैम। अब मुझे एक बात बताओ भैया, जो इस पोलर न्यूक्लियाई के चारों तरफ ये बड़ी सी सेंट्रल सेल थी, ये बड़ी सी सेंट्रल सेल, इसका क्या होगा, तो भैया ये जो बड़ी सी सेंट्रल सेल थी ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे हम इसको, ये बन जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है भाई अपने पास, देख लीजिए, एक बन गया है भाई अपने पास जाइगोट, ये बन गया है अपने पास जाइगोट, एंड एक स्ट्रक्चर बन गया है अपने पास भैया ये पैक, एंड इसके अंदर क्या, ये क्या था, पैक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एंड ये अंदर क्या बन गया है, पेन बन गया है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये दोनों पैक और पेन मिलके आगे क्या बना देते हैं बेटा, एंडोस्पर्म बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एंडोस्पर्म बना देते हैं। समझ गए, अब दो चीजें बन गई हमारे पास, एक बन गया भैया हमारे पास जाइगोट एंड एक बन गया भैया हमारे पास एंडोस्पर्म। समझ गए, आप बोलोगे कि यस मैम समझ गए हैं। आगे चलेंगे, भागू भागू आगे चलेंगे। चलो, अब क्या हो गया भैया, जो एंटीपोडल्स थी ना वो डीजेनरेट कर गई। अच्छा, जो सिनर्जिड थी इसके साइड में, एग सेल के साइड में, वो भी डीजेनरेट कर जाएंगी। अब आ गए भाई हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका बीचों बीच ये ओव्यूल था बेटा, क्या था, बीचों बीच ये ओव्यूल था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। एंड जो बाहर ये ओवरी थी बेटा, ये ओवरी थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। ठीक है, अब जो सीड बना बेटा, ये अंदर अंदर ये जो सीड बना, इसके अंदर क्या क्या होगा, हमने देखा कि इस ओव्यूल के अंदर ही जो एम्ब्रियो सेक था उसी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुई है। क्या क्या बना है, जाइगोट बना है। जाइगोट क्या करता है बेटा, आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, तो सीड के अंदर एक क्या होता है भैया, एक होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक क्या होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, ये रही। एक क्या होता है भैया, कॉटिलिडन होता है, ये रहा कॉटिलिडन। एंड एक क्या होती है भैया, सीड के बाहर की पूरी कवरिंग होती है, सीड कोट बोलते हैं। तीन चीजें हो गई, आप बोलोगे यस मैम। एंड एक चौथी चीज होती है बेटा जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं, वो कुछ सीड्स में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है। दोबारा ध्यान से सुन लेंगे, एक सीड के अंदर क्या क्या होता है, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दूसरा बेटा कॉटिलिडन होता है, तीसरा बेटा सीड कोट होती है, एंड जो चौथा एंडोस्पर्म है वो बेटा प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता।
समझ गए? आप बोलोगे यस मैम। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसी एंडोस्पर्म के बारे में ही। अब एंडोस्पर्म के बारे में हमने पहले बात क्यों की, ताकि इससे आप याद रख पाओ कि जो जाइगोट यहां बना था, जो जाइगोट यहां बना था, ये जाइगोट आगे चल के क्या बनाने वाला है, एम्ब्रियो बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? ये जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाने वाला है। एंड इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एंडोस्पर्म की जरूरत पड़ती है। ये एंडोस्पर्म खाना होता है इस एम्ब्रियो का। तो पहले एंडोस्पर्म को बनना होगा, खाने को बनना होगा, तभी तो उसको खा खा के ये जाइगोट एम्ब्रियो बन पाएगा। आप बोलोगे यस मैम। तो भैया क्या होगा, एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है? बहुत सारा फूड स्टोर होता है। ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या है? ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। ट्रिप्लॉइड 3N बनाया था ना हमने। आप बोलोगे यस मैम। अब ये जो एंडोस्पर्म है दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है फ्री न्यूक्लियर टाइप का, एक होता है सेल्यूलर टाइप का। अब क्या होगा, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखिए, ये बाहर क्या है बेटा? ये बाहर है पैक, ठीक है, ये बाहर क्या है? पैक है। एंड ये अंदर क्या है भाई? पेन है इस पैक के अंदर। ऐसा ही समझाया मैम ने, याद करो, याद करो। यहां जाओ, यहां जाओ, यहां देखो, बाहर क्या है? पैक है, अंदर क्या है? पेन है। अब अगर भैया ये जो अंदर पेन है ये डिवाइड करता रहे, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता रहे, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बना दे, तो हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म बन गया। बट अगर भैया जो बाहर ये पैक है एंड अंदर जो ये क्या है? पेन है। अब अंदर पेन जब डिवाइड करे, तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ये पेन डिवाइड करेगा, इन न्यूक्लियाई के ऊपर अगर सेल वॉल आ जाए, तो अब क्या होगा? ये फ्री न्यूक्लियाई नहीं बचे, अब इनके ऊपर सेल वॉल आ गई। तो ये कैसा एंडोस्पर्म बन गया? सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। कैसा एंडोस्पर्म बन गया? आप बोलोगे अब ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन गया। ऊपर वाला न्यूक्लियर, नीचे वाला सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है बेटा कोकोनट। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि जो कोकोनट में वाटर होता है, वाटर, वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। एंड जो बेटा इसके अंदर वाइट कर्नल है, वाइट कर्नल है, उसका, वो किसका एग्जाम्पल है? मतलब वो मलाई जो हम खाते हैं, वो एग्जाम्पल होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का। ठीक है। आप बोलोगे यस मैम, ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलेंगे आगे कि भैया जो सीड होते हैं, जिन सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। जिन सीड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म, उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड्स। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं उसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाता है भैया? कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाता है, मतलब एम्ब्रियो उसको सारा खा लेता है। मैच्योर सीड में बचता ही नहीं, एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता ही नहीं। ऐसा हमें कहां देखने को मिलता है? मोस्ट ऑफ दी डाइकोट सीड्स के अंदर हमें एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता है। जैसे पी है, ग्राउंडनट है, बीन है। अच्छा, कुछ मोनोकोट भी एक आधा ऐसा होता है जिसके अंदर हमें क्या नहीं देखने को मिलता है भैया? एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता, जैसे ऑर्किड है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भैया किन सीड्स में फिर हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। बट भैया मोस्ट ऑफ द मोनोकोट सीड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है? एंडोस्पर्म देखने को मिल जाता है। जैसे वीट है, मेज है, राइस है, बार्ले है। अच्छा, कुछ एक आधा डाइकोट भी ऐसा है जिसके अंदर हमें एंडोस्पर्म गलती से देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका कैस्टर सीड्स है। समझ गए? आप बोलोगे यस मैम समझ गए। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया एम्ब्रियो कैसे बनेगा। अब जाइगोट से एम्ब्रियो, हमने एंडोस्पर्म बना दिया, हमने खाना बना दिया है, अब हम क्या करेंगे? जाइगोट से एम्ब्रियो बनाएंगे। तो भैया ये देखो, तुम्हारा ये जाइगोट है। अब ये जो जाइगोट है, पहले क्या बनेगा? जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो स्टेज, फिर प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा। अब बेटा यहां जाइगोट से और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो तक की पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अब ये बेटा आपके डाइकोट हो चाहे मोनोकोट हो, दोनों ही प्लांट्स के अंदर क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है।
ऐसे ही डाइकोट सीड बनना शुरू होएगा, ऐसे ही मोनोकोट सीड बनना शुरू होएगा। डिफरेंस कहां आता है भैया, जो आपका मैच्योर वाला ये बन रहा है एम्ब्रियो, इसमें डिफरेंस आएगा। ये आपको किसका फोटो दिखा रखा है, डाइकोट एम्ब्रियो का दिखा रखा है। मोनोकोट एम्ब्रियो इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। ये किसका फोटो दिखाया हुआ है तुम्हें, ये तुम्हें दिखाया हुआ है डाइकोट का। ये क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो है। मोनोकोट एम्ब्रियो इससे अलग होता है, ठीक है। आगे चलेंगे भैया, जो एम्ब्रियो हैं, अब एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन। देखो मैंने बताया एक सीड के अंदर चार चीजें हैं, एक बताया था एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एक कोटिलिडन होता है, और बाहर सीड कोट है, और एंडोस्पर्म तो प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता, ठीक है। तो जो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और कोटिलिडन है, ये मेनली किसका हिस्सा है, ये एम्ब्रियो का हिस्सा है, ठीक है। अब भैया कोटिलिडन जो है, अगर तो डाइकोट एम्ब्रियो है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, दो कोटिलिडन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो है तो उसके अंदर आपको एक कोटिलिडन देखने को मिलेगा। एंड मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो में जैसे मेज है, उसके सीड के अंदर भैया हम इसको क्या कह देते हैं, स्क्यूटेलम बोल देते हैं, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर होंगी डाइकोट और मोनोकोट में, एंड एक पॉइंट, दो पॉइंट अलग हैं, वो मैं बता दूंगी। पहले हम कॉमन पॉइंट्स की बात करते हैं। आपके डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो में क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन होता है। जैसे इसमें ये वाला पॉइंट है, यहां पे दोनों कोटिलिडन अटैच हो गए हैं, किससे अटैच हो गए हैं भैया, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कोटिलिडन, इसमें क्या होगा, ये कोटिलिडन, ये पूरी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब यहां भी क्या है भैया, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन है। अब जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन है बेटा, उस वाले पॉइंट से ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, एपिकोटाइल। किससे ऊपर वाले हिस्से को, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन से। और उससे नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे हम, हाइपोकोटाइल। सेम यहां जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन है, उससे ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, एपिकोटाइल, एंड उससे नीचे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। एंड बेटा जो एपिकोटाइल है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किस चीज पे एंड करता है, किस चीज पे एंड करता है, आप बोलोगे कि मैम वो एंड करता है प्लिम्यूल पे। किस पे एंड करेगा, प्लिम्यूल पे। यहां देखो, ये रहा प्लिम्यूल, यहां जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, प्लिम्यूल। कौन एंड करेगा, एपिकोटाइल एंड करेगा प्लिम्यूल पे। जो हाइपोकोटाइल है वो किस पे एंड करेगा भैया, रेडिकल पे, रेडिकल पे एंड करेगा। एंड मैं आपको बता दूं कि प्लिम्यूल से क्या होता है बेटा, फ्यूचर में शूट निकलती है, शूट सिस्टम बनता है, स्टेम बनती है, ठीक है। सीड के अंदर जो प्लिम्यूल है वहां से शूट सिस्टम बनेगा, जो रेडिकल है वहां से क्या बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा। क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है। एंड जो आपका रेडिकल है उसके ऊपर बेटा एक कैप होती है रूट को बचाने के लिए, जिसे हम रूट कैप कहते हैं। दोबारा एक बार फटाफट ध्यान से सुन लो। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन होता है, उससे ऊपर का हिस्सा एम्ब्रियोनल एक्सिस का क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल। नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड करेगा प्लिम्यूल पे। प्लिम्यूल क्या होता है, जिससे आगे चल के स्टेम या शूट सिस्टम बनना होता है। हाइपोकोटाइल जो रेडिकल पे एंड कर रहा है, ये क्या है भैया, ये है हमारा ऐसा पॉइंट, ऐसा पार्ट जिससे आगे रूट सिस्टम बनना है। इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, रूट कैप नाम का स्ट्रक्चर करता है। सेम चीज यहां है, क्या बोलेंगे, सेम चीज यहां पे है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन से ऊपर क्या होगा, शूट अपेक्स, या बोल सकते हैं आप भैया प्लिम्यूल। प्लिम्यूल एपिकोटाइल किस पे एंड करेगा, प्लिम्यूल पे। अब जो हाइपोकोटाइल है वो किस पे एंड करेगा भैया, रेडिकल पे। बना दूं यहां भी रेडिकल, ये लो, ये रहा रेडिकल। एंड भैया इसकी रक्षा कौन कर रहा होता है, रूट कैप कर रहा होता है। बट यहां आपको मोनोकोट में एक चीज एक्स्ट्रा पढ़नी होती है। वो क्या पढ़नी होती है कि भाई
जो आपका प्लिम्यूल यानी कि शूट एपेक्स है, उस शूट एपेक्स की ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, पी से प्लिम्यूल, और इसमें भी पी की ही साउंड आएगी, कोलियोपटाइल कहते हैं। इधर जो रेडिकल है इसके ऊपर भी एक शीथ प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, कोलियोराइजा कहते हैं। आर से रेडिकल, इसमें भी साउंड आएगी कोलियोराइजा की। समझ गए? ये क्या हो गई भैया, तुम्हारी कोलियोराइजा हो गई, एंड ये क्या हो गई भैया, तुम्हारी कोलियोपटाइल हो गई ऊपर। ये दो स्ट्रक्चर तुम्हें एक्स्ट्रा याद करने हैं बस, और कुछ गड़बड़ तुम्हें नहीं करनी है। मोनोकोट में सिर्फ एक ये अलग रहेगा तुम्हारा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे बोलो। आप बोलोगे यस मैम समझ तो गए हैं, समझदार तो हम हैं यार, है ना? बोलोगे ना ऐसे? आप बोलोगे यस मैम समझदार तो हम हैं। ठीक है, पढ़ लें, पढ़ा दो एक बार क्या लिखा हुआ है भैया। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नीचे का पोर्शन है हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल एंड करेगा प्लिम्यूल या स्टेम टिप पे, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट करेगा रेडिकल या रूट टिप पे, और रूट टिप कवर करी जाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है रूट टिप को, किससे, रूट कैप से। अब हम बात करते हैं सीड की, सीड कोट की, मतलब कवरिंग की। तो जब आप सीड कोट देखेंगे तो बेटा उस पे आपको दो कवरिंग दिखाई देती हैं, एक को बोलते हैं हम टेस्टा, एक को बोलते हैं टैगमेन। जो आउटर वाली है उसको बोलते हैं टेस्टा, अंदर वाली को बोलते हैं टैगमेन। अब सीड किससे बना है, ओव्यूल से बना है। ओव्यूल के ऊपर आपने देखा दो कवरिंग थी जिनका नाम क्या था, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट। उन इंटेगुमेंट्स से ही ये टेस्टा और टैगमेन बनी है। अब एक होता है भैया यहां पे छोटा सा छेद, ये रहा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल पोर। ये क्या है, एक छोटी सी ओपनिंग है सीड कोट पे, जो क्या काम करती है भाई, जब हम उसको जर्मिनेट करने के लिए उसमें वाटर डालते हैं, वो ऑक्सीजन वगैरह है जो एनवायरनमेंट से लेती है, वो सब एक सीड के अंदर एंटर कहां से करता है, इस माइक्रोपाइल पोर से ही करता है। उसके बाद बारी आई भैया हाइलम। क्या होता है, हाइलम होता है भैया सीड कोट पे एक स्कार प्रेजेंट। स्कार क्यों भाई, यहां से फ्रूट अटैच होता है इस सीड के साथ, उस स्कार को हम हाइलम कह देते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पेरिस्पर्म का। पेरिस्पर्म क्या होता है, अब क्या होगा भैया, कई बार मैच्योर सीड के अंदर हमें न्यूसेलस के रेमिनेंट्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब न्यूसेलस बचा हुआ देखने को मिल जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं, पेरिस्पर्म कह देते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना इसको। और ये आपको देखने को कहां मिलता है भैया, इसके एग्जाम्पल ब्लैक पेपर और बीट के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका नाम क्या होगा भैया, सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है भाई, देखिए हमने सीड को जब ऐसे ही रख दिया, हम उसको धरती में डाल के उगा रहे हैं, ठीक है, हमने बीज बनाया उसको रख दिया, तो भैया क्या होता है, उस बीज का वाटर कंटेंट कम होने लग जाता है, सीड ड्राई होने लग जाता है। एंड सीड ड्राई होगा तो उसके अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, वो कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से एम्ब्रियो क्या होगा, इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, डॉर्मेंसी बोलेंगे, सीड डॉर्मेंसी में चला गया। अब हमें क्या पढ़ना है, एक टॉपिक सीड वाइबिलिटी का। अब हमने पॉलन वाइबिलिटी पढ़ी थी, वैसे ही सीड वाइबिलिटी है भैया, सीड कितने समय तक जिंदा रह सकता है बनने के बाद। तो भैया ये बहुत सालों तक भी हो सकता है और बहुत कम टाइम पीरियड भी हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले, जो ल्यूपिनस आर्कटिकस है, इसको हमने आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेट किया और इसको हमने 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद जर्मिनेट करके देखा, तो ये जर्मिनेट हुआ। ऐसे ही एक डेट पाम यानी कि फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा है, जिसको हमने 2000 साल की डॉर्मेंसी पीरियड के बाद जर्मिनेट करके देखा। हमने इसको डेड सी, किंग हियोड्स पैलेस डेड सी के पास, वहां से एक्सकेवेट किया और 2000 साल की डॉर्मेंसी के बाद भी ग्रो करके देखा, जर्मिनेट करके देखा, तो जर्मिनेट हुआ। अब हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में। अब भाई ओवरी क्या हुई है, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है, एंड उस ओवरी की वॉल को, उस ओवरी के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। अब ये पेरिकार्प क्या होगा भैया, हो सकता है कि कुछ फ्रूट्स में ये पेरिकार्प
3 पोर्शंस में, 3 लेयर्स में डिवाइड कर जाए, जैसे हमारी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। एंड ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर ये पेरिकार्प, ये ओवरी वाला पोर्शन जो फ्रूट बना है, ये 3 लेयर्स में डिवाइड करे, उसको हम बोलते हैं कि भैया ये क्या है, हमारे फ्लैशी फ्रूट्स हैं। क्या है? फ्लैशी फ्रूट्स हैं। एंड जिनके अंदर ये पेरिकार्प डिवाइड, डिफरेंशिएट ना करे, हम उनको बोलते हैं ये ड्राई फ्रूट है। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, मैंगो है, गवावा है, ठीक है, कोकोनट भी है इसी का एग्जाम्पल। उसमें आप देखेंगे, मैंगो का एग्जाम्पल लेंगे तो मैंगो के अंदर आप पाएंगे, कोकोनट भी लिख देती हूं, मैंगो के अंदर आप पाएंगे कि जो बाहर वाला छिलका है उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प, जिसको छिलके को उतारते हैं। अंदर जो खाने वाला पार्ट आता है उसको मीजोकार्प बोला जाता है। एंड अंदर जो गुठली आती है बेटा, वो बीज नहीं होता उसका, उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। वो फ्रूट की, पेरिकार्प की ही तीसरी लेयर है। अब जब हम इस गुठली को तोड़ते हैं तो इसका सीड तो अंदर से निकलता है, समझ गए? ठीक है। अब ड्राई फ्रूट में हम देखेंगे ग्राउंड नट, मूंगफली खाते हैं हम, मूंगफली में जो बाहर का छिलका उतार के फेंकते हैं हम, वो क्या है भाई, पेरिकार्प है। और जो अंदर खा रहे हैं हम, क्या खा रहे हैं, वो सीड खा रहे हैं, उसके जो दाने खाते हैं मूंगफली के। बाहर का पेरिकार्प फ्रूट हमने निकाल के फेंक दिया है, वो ड्राई था, और अंदर के जो बीज हैं वो हमने खा लिए। समझ गए? आप बोल गए यस मैम। अच्छा बेटा, जो फ्रूट है वो 3 टाइप के और भी हो सकते हैं, मतलब एक और तरीके से हम फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक होते हैं भैया आपके ट्रू फ्रूट, एक होते हैं भैया आपके फ्लैशी फ्रूट्स, एंड एक होते हैं भैया आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जो ट्रू फ्रूट्स हैं उनका मतलब क्या हुआ भैया, जो ओवरी से सही बढ़िया तरीके से डेवलप हुए हैं वो सही फ्रूट है, क्योंकि ओवरी से डेवलप होते हैं फ्रूट्स, तो जैसे मैंगो है, कोकोनट है, ठीक है। अब बात करेंगे फॉल्स फ्रूट की। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट्स जो ओवरी से तो डेवलप होंगे पर ओवरी के साथ साथ फ्लावर के दूसरे पार्ट्स भी फ्रूट बनाने में हिस्सा लेंगे। जैसे आप देखेंगे भैया एप्पल, स्ट्रॉबेरी और पियर के अंदर ओवरी के साथ साथ फ्लावर का थैलेमस भी फ्रूट बनाने में पार्ट ले लेता है। एंड इनके अंदर जो हम खाते हैं, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, पियर में, क्या खा रहे हैं, वो थैलेमस ही खा रहे हैं। अब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप करें। ऐसे फ्रूट्स नेचुरली भी बनते हैं और हम आर्टिफिशियली कुछ हार्मोन्स वगैरह अप्लाई करके भी हम ऐसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बना सकते हैं। ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना। अब 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं छोटे छोटे, एक आपका एपोमिक्सिस, एक पॉलीएम्ब्रियोनी। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद कर लेना। क्या है एपोमिक्सिस, क्या होता है, ये एक टाइप का बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है। इसमें सीड कैसे बनते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। आप बोलोगे कैसे मैम? देखो, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, आपने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा कि मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है भैया, 4 मेगास्पोर टेट्राड बनाती, 4 मेगास्पोर्स का। अब वो टेट्राड में से 3 रीजनरेट करते, फिर वो एक मेगास्पोर क्या करता है, एम्ब्रियो सेक में बदलता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर जाके कहीं एग बनता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहीं जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है। यहां क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल में माइटोसिस हो जाएगा, मियोसिस की जगह क्या हो जाएगा, माइटोसिस, एंड सीधी एग सेल बन जाएगी। एंड एग सेल से सीधा क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। ऐसा कहां देखने को मिलता है, एस्टरेशिया और ग्रासेस फैमिली में। अब ये प्रोसेस क्या है, बड़ी हमें काम की लगी यार, हमारे लिए अच्छी बात है ये। जो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बीज तैयार करते हैं उनको हमें हर साल तैयार करना पड़ता है, खर्चा आता है, एंड किसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो हाई वैरायटी के आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बनाए हुए बीज को हर साल अफोर्ड कर सके। तो वो क्या करता है भैया, साइंटिस्ट ने क्या तरीका निकाला कि क्यों ना हम एपोमिक्टिक सीड्स को तैयार करें। एक बार आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से एक सीड तैयार कर लिया, उसके अंदर क्या कराएंगे, एपोमिक्सिस कराएंगे। अब उस बीज को ही किसान हर साल यूज कर सकता है, बिना उसमें हर साल पैसा खर्च किए, बिना उसमें हर साल आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराए। अब उसमें वो कैरेक्टर सेग्रीगेट नहीं होते हैं जिन कैरेक्टर को वो लेके चला था, अब वो हर साल उन बीजों को यूज कर पाता है। अब पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है, जब सेल्स ऑफ न्यूसेलस के अंदर की सेल्स
प्रोट्रूड करने लग जाएं कहाँ, एम्ब्रियो सेक के अंदर, और बोलने लग जाएं भैया हमें भी एम्ब्रियो सेक बनना है, हमें भी एम्ब्रियो सेक बनना है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यू सेल से एक सेल आके बोलती है मैं पोलर मदर सेल बनूंगी, सॉरी मैं मेगास्पोर मदर सेल बनूंगी। अब भैया वो क्या होता है, एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है, एक ही एम्ब्रियो सेक बनेगा आगे चल के उससे, है ना। आप लोग यस मैम कह तो सही रहे हो भाई, तो भैया सही कह रही हूं। यहां जब क्या होगा, एक सेल से ज्यादा सेल्स प्रोट्रूड करके हम बोलेंगे हम भी मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, हम भी मेगास्पोर मदर सेल बनेंगी, तो उससे क्या होगा, कई सारे एम्ब्रियोसेक बनेंगे, कई सारे एम्ब्रियोज बनेंगे। इसी को हम पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहते हैं। ये आपको कहां देखने को मिलती है, सिट्रस फ्रूट्स और मैंगो के अंदर। ठीक है, ये था भाई आज का लेक्चर। एंड आपको मैं जैसे कि ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इस लेक्चर के नोट्स एंड डीपीपी आपको कहां मिलेंगे, पीडब्ल्यू ऐप पे मिलेंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, डीपीपी लगाइए एंड नोट्स वहां से ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वन शॉट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।